देखो, अगर एक बहुत ही इंटेंस क्रिकेट मैच की कल्पना की जाए, जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो, लेकिन उस ग्राउंड पर कोई अंपायर्स ही ना हो। हाँ, और ओवर की कोई लिमिट ना हो या बाउंड्री कहाँ पर खत्म होती है इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल सेट ना किया गया हो। बिल्कुल। ऐसे सिनेरियो में पूरा का पूरा खेल एक कंप्लीट केओस बन जाएगा। कोई क्लियर विनर नहीं होगा और सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, राइट? सही बात है। बिल्कुल उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स और खासकर हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट की तरह फंक्शन करते हैं। या अगर वहां रूल्स ना हो, स्ट्रिक्ट अंपायर्स ना हो, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क में आ सकता है। इसीलिए इस मार्केट को स्टेबल और सेफ रखने के लिए एक बहुत ही सॉलिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। एग्जैक्टली उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बिना तो डेरिवेटिव्स जैसा कॉम्प्लेक्स मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। काउंटर पार्टी रेस कितना बड़ा होता है कि किसी भी पार्टिसिपेंट के पास ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा। यही वजह है कि आज की इस डिटेल चर्चा में हमारा फोकस उसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डीपली समझने पर होगा। तो इस सिस्टम के बिल्कुल फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग एक्चुअली होती कैसे, इसको समझने के लिए द ड्यूल पिलर्स ऑफ मार्केट रेगुलेशन को देखना पड़ता है। हाँ, ये दो पिलर्स बहुत क्रूशल हैं। पहला पिलर है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, जिसे 1956 में लाया गया था। जिसे ब्रॉडली SCRA कहते हैं। और इस एक्ट का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन फंक्शन बहुत स्पेसिफिक है। मार्केट में अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस को रोकना और सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को स्ट्रिक्टली गवर्न करना। SCRA एक लीगल बाउंड्री ड्रॉ करता है। अच्छा, और दूसरा पिलर कौन सा है? दूसरा पिलर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, बेसिकली सेबी। ये मार्केट को प्रोटेक्ट, प्रमोट और रेगुलेट करता है। राइट। लेकिन इस इक्वेशन में अगर SCRA रूल सेट करता है कि ट्रेडिंग कैसे होगी, तो SCRA सेक्शन 2H के अंडर सिक्योरिटीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्या मार्केट में बिकने वाला कोई भी प्रोडक्ट सिक्योरिटी मान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। SCRA की डेफिनेशन काफी प्रिसाइज है। इसके अंदर ट्रेडिशनली आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स और डिबेंचर्स आते हैं। ओके, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स यानी CIS, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इस डेफिनेशन का ऑफिशियल हिस्सा हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इस लिस्ट में नहीं है तो वो लीगली सिक्योरिटी नहीं माना जाता। वेट, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन सामने आता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज यानी यूलिप्स। हाँ, यूलिप्स ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। राइट। कोई भी ऐसा कंबाइंड रिस्क और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर आता है, वो सिक्योरिटीज की लिस्ट से एक्सक्लूडेड है। चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट एंगल हो। सही कहा। ये डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से है। यूलिप्स का प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी IRDAI है, सेबी नहीं। जिसे एक एवरीडे एनालॉजी से बेहतर समझा जा सकता है, जैसे लाइफ जैकेट और स्विमिंग कॉस्ट्यूम का एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा, वो कैसे? देखो, दोनों पानी में पहने जाते हैं, दोनों का कनेक्शन स्विमिंग से है, लेकिन उनका पर्पस बिल्कुल अलग है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम तैरने की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है और लाइफ जैकेट जान बचाने के लिए। ओह वाओ, दैट मेक्स सेंस। है ना? उसी तरह यूलिप्स में चाहे इक्विटी मार्केट का एंगल हो, पर उसका फंडामेंटल पर्पस एक इंडिविजुअल की लाइफ रिस्क को कवर करना है। इसीलिए वो SCRA के अंडर सिक्योरिटीज नहीं माने जाते। बिल्कुल। उस डिफरेंशिएशन के बाद जब डेरिवेटिव्स फॉर्मली सिक्योरिटीज में क्लासिफाई हो गए, तो अगला सवाल इनकी ट्रेडिंग की लीगैलिटी पर आता है। हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी अपनी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती। राइट। उनकी वैल्यू अंडरलाइंग प्राइसेस से डिराइव होती है। एग्जैक्टली। तो अब इन डिराइव होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीटली लीगल और एनफोर्सेबल बनाता क्या है? इसका जवाब हमें सेक्शन 18A में मिलता है। ओके, तो सेक्शन 18A के रूल्स क्या कहते हैं? इसके तहत डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ तभी लीगल हैं जब वो दो स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करें। पहली कंडीशन, उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना चाहिए। मतलब कोई भी दो लोग आपस में रोड पर मिलकर प्राइवेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। उस OTC या ओवर द काउंटर ट्रेड को लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो उसी एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस पर उसके बायलॉज के मुताबिक सेटल होना चाहिए। समझ गया। और इस पूरे ऑपरेशन का अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? वो सेबी है। सेबी के 3 बेसिक मैंडेट्स हैं: प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट,
promote market development और regulate the securities market, जिसके लिए वो स्टॉक ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज को रजिस्टर करते हैं। राइट लेकिन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तो डेवलप नहीं हुआ होगा। इंडिया में डेरिवेटिव सेफली लॉन्च करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तो होगा। हाँ बिल्कुल, और वहीं से एल.सी. गुप्ता कमेटी फ्रेमवर्क की कहानी शुरू होती है। मई 11, 1998 की ये रिपोर्ट थी। अच्छा, 1998 में? हाँ, वहां से फेज्ड मार्केट रोल आउट शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ शुरुआत की, क्योंकि उनमें मैनिपुलेशन का रिस्क थोड़ा कम होता है। मेक सेंस। और एक्सचेंजेस के लिए भी तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए गए होंगे, राइट? कोई भी एक्सचेंज अचानक डेरिवेटिव्स लॉन्च थोड़ी कर सकता है। सही बात है। 4 मेन रूल्स थे। पहला, मिनिमम 50 मेंबर्स होने ही चाहिए डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ओके। और दूसरा रूल ये है कि डेरिवेटिव्स के लिए एक बिल्कुल सेपरेट गवर्निंग काउंसिल बनानी पड़ती है, कैश मार्केट से अलग। राइट। और तीसरा और चौथा क्या है? तीसरा है कि किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने से पहले सेबी की प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है। और चौथा सबसे इंटरेस्टिंग रूल है गवर्निंग काउंसिल पर ब्रोकर रिप्रेजेंटेशन का मैक्सिमम कैप। ओह यस, 40% मैक्सिमम ब्रोकर रिप्रेजेंटेशन वाला रूल। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर रखने के लिए किया गया था। इसको भी एक नॉर्मल जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्कूल में अगर फाइनल एग्जाम का पेपर सेट करने वाली कमेटी हो और उसमें 100% स्टूडेंट्स को ही बिठा दिया जाए, तो वो ऑब्वियसली आसान पेपर सेट करेंगे। एग्जैक्टली, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए ब्रोकर्स जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग पावर 40% पर कैप कर दिया गया ताकि फेयरनेस बनी रहे। सही कहा। अब जब एक्सचेंज तैयार हो गया, फेयरनेस आ गई, तो अगला सवाल है कि एंट्री किसको मिलेगी। यहाँ गेट कीपिंग और मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या कैश मार्केट का कोई भी मेंबर ऑटोमेटिकली एफएनओ में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है? नहीं, ऑटोमेटिक एक्सेस नहीं मिलता। ट्रेडिंग मेंबर यानी टीएम और क्लियरिंग मेंबर यानी सीएम दोनों को अलग से सेबी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और क्लाइंट्स के लेवल पर क्या सेफगार्ड्स हैं? क्लाइंट को अपना पहला ट्रेड करने से पहले एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, और ब्रोकर्स के एंड पर सभी अप्रूव्ड यूजर्स को सेबी अप्रूव्ड NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना कंपल्सरी है। वेट, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। सिर्फ एग्जाम पास कर लेने या डॉक्यूमेंट साइन करने से रिस्क थोड़ी खत्म होता है। अगर कोई बड़ा डिफॉल्ट कर गया तो पैसों की गारंटी कहाँ है? वही तो कैच है। इसीलिए नेटवर्थ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। सिस्टम प्योरली कैपिटल एडिक्वेसी पर चलता है। ओके, तो रिक्वायर्ड नेटवर्थ क्या होती है? देखो, ट्रेडिंग मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट एक्सचेंज खुद तय करता है, सेबी नहीं। लेकिन सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के लिए सेबी ने मिनिमम 1 करोड़ रुपए स्ट्रिक्ट रूल रखा है। और जो प्योरली क्लियरिंग मेंबर हैं, जो दूसरों के ट्रेड्स भी क्लियर करते हैं, उनके लिए सेबी की रिक्वायरमेंट है 300 लाख यानी 3 crores। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका हर 6 महीने में ऑडिटर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओह वाह, हर 6 महीने में? हाँ, और इसके अलावा सभी क्लियरिंग मेंबर्स को मिनिमम 50 लाख का लिक्विड नेटवर्थ मेंटेन करना होता है, जिसमें 50% कैश और 50% नॉन कैश होना चाहिए। ये नंबर सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका कंप्यूटेशन फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है। स्लाइड 9 पर जैसा दिया गया है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, पर इसमें से बहुत कुछ डिडक्ट भी तो करना होता है, राइट? हाँ बिल्कुल, उन्हें नॉन अलाउबल एसेट्स कहते हैं। उन्हें माइनस करना पड़ता है। इसको एवरीडे फाइनेंस से जोड़ते हैं। जैसे अगर आप अपनी नेटवर्थ निकालते हो तो बैंक बैलेंस में से वो पैसे माइनस कर दोगे जो आपने किसी ऐसे दोस्त को उधार दिए जो कभी वापस नहीं करेगा। सही बात है। बैड डेट्स की तो इमीडिएट वैल्यू 0 है। और डाउटफुल डेट्स माइनस हो जाते हैं। और हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर 30% का सीधा हेयर कट लगता है ताकि फाइनल नेटवर्थ एकदम एक्यूरेट और लिक्विड हो। राइट। अब जब मेंबर्स प्रॉपर नेटवर्थ के साथ आ गए हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि किन लिमिट्स के अंदर ट्रेड करना है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज और मार्जिन्स पिक्चर में आते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा नवंबर 2024 का एग्जाम अपडेट है। ये सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये अपडेट बहुत क्रिटिकल है। पहले डेरिवेटिव्स में मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बेस 5 लाख रुपीस था, लेकिन सेबी की नई गाइडलाइंस के बाद अब न्यू मिनिमम रेंज 15 से 20 लाख हो गई है। ये एक बहुत बड़ा जंप है, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाने का पर्पस क्या था? बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सेसिव रिस्क से बचाना, ताकि सिर्फ फाइनेंशियली केपेबल लोग ही डेरिवेटिव्स में आए। मार्केट में सिर्फ सीरियस पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जिससे सिस्टेमिक रिस्क कम होता है। बिल्कुल।
और इस रिस्क को फर्दर कंट्रोल करने के लिए मार्जिन सिस्टम है। इनिशियल और एक्सपोजर मार्जिन्स अपफ्रंट पे करने होते हैं, कैश, एफडीज या बैंक गारंटीज के फॉर्म में। और अगर मार्जिन फुलफिल ना हो? तो फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं, जैसे ट्रेडिंग फैसिलिटीज का इमीडिएट विड्रॉल, ओपन पोजीशंस का क्लोज आउट और बैंक गारंटी इन्वोकेशन। लेकिन एक रियलिटी चेक करते हैं। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स और मार्जिन्स के बावजूद एक्चुअल मार्केट में ब्रोकर डिफॉल्ट्स हो जाते हैं या सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे काम करता है? वहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज काम आते हैं। मेंबर डिफॉल्ट के केस में द कंटेजन रूल अप्लाई होता है। कंटेजन रूल वो क्या है? अगर एक ब्रोकर किसी एक सेगमेंट या एक्सचेंज पर डेरिवेटिव्स में डिफॉल्ट करता है तो उसे लीगली सारे एक्सचेंजेस और सारे सेगमेंट्स में डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, ताकि प्रॉब्लम आगे ना फैले। लेकिन इस सिनेरियो में स्मॉल इन्वेस्टर्स और लार्ज इन्वेस्टर्स के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनका बैलेंस 25 लाख रुपए से कम है, उन्हें प्रायोरिटाइज्ड इंटरिम सेटलमेंट मिलता है। एक्सचेंज के अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट से सबसे पहले उन्हें पे किया जाता है। और 25 लाख से ऊपर वाले लार्ज इन्वेस्टर्स का क्या होता है? उन्हें बचे हुए फंड से प्रो राटा बेसिस पर पेमेंट मिलती है। साथ ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लाइंट पोजीशंस को सॉल्वेंट ब्रोकर को ट्रांसफर भी कर सकता है। ये तो मेंबर डिफॉल्ट की बात हुई, लेकिन अगर एनएसई या बीएसई का सर्वर ही डाउन हो जाए, एक्सचेंज आउटेज एसओपी क्या कहता है? जैसे ही टेक्निकी जिच आता है, उस एग्जैक्ट टाइम को T=0 मार्क करते हैं, तब इमीडिएट एक्शन होता है और सेबी को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर T+15 मिनट्स पर मैंडेटरी ब्रॉडकास्ट होता है। और जो सेगमेंट्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं उनका क्या? उन्हें हॉल्ट नहीं किया जाता। इसे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। और जब डिजास्टर रिकवरी साइट से सिस्टम रिज्यूम होने वाला होता है तो पार्टिसिपेंट्स को कम से कम 15 मिनट्स पहले प्री ओपनिंग इंटीमेशन देना पड़ता है। मेक सेंस। उसके साथ एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स भी होती है, राइट? स्लाइड 13 के मुताबिक, जहां ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंशंस डिसाइड होते हैं। हाँ, अगर नॉर्मलसी शेड्यूल्ड क्लोजर से कम 1 घंटा पहले वापस आ जाए तो नो चेंज, मार्केट अपने रेगुलर टाइम पर बंद होगा। लेकिन अगर नॉर्मलसी 1 घंटे पहले तक ना आए या आउटेज आखिरी 1 घंटे में ही हो, आई मीन लेटेस्ट 15 मिनट्स बिफोर क्लोजर, तब क्या? तब सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग टाइम सीधा 1.5 आवर से एक्सटेंड कर दिया जाता है। वेट, सभी एक्सचेंजेस का, चाहे ग्लिच सिर्फ एक में आया हो? हाँ, बिल्कुल। ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है ताकि ट्रेडर्स की इंट्राडे पोजीशंस जो मल्टीपल एक्सचेंजेस पर स्प्रेड हो सकती हैं, वो स्मूथली क्लोज हो सके। सही है। तो इन सारी डिस्कशंस का आखिरी कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर हर लेयर फेल हो जाए, हर लेवल पर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, तो आम इन्वेस्टर को एंड में कौन बचा रहा है? उसका जवाब है ट्रेड गारंटी फंड यानी TGF। सेबी लॉज, मार्जिन्स और इन सब रूल्स का अल्टीमेट एम ये है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर ट्रेड के लिए एक फ्लॉलेस लीगल काउंटर पार्टी बन जाए। तो TGF के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, एक्सचेंज मेंबर्स के बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट को गारंटी करना। दूसरा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के माइंड्स में कॉन्फिडेंस इनकलकेट करना। और तीसरा, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और इस फंड में पैसा कहाँ से आता है? एक्सचेंज के सभी एक्टिव मेंबर्स को TGF में इनिशियल कंट्रीब्यूशन देना मैंडेटरी होता है। वो एसेंशियली एक म्यूचुअल सेफ्टी नेट है। ये पूरा सिस्टम वाकई में एक फेल सेफ ग्रिड की तरह है। चलो, एक क्विक ब्लूप्रिंट वैलिडेशन, NISM नॉलेज चेक करते हैं ताकि एस्पिरेंट्स का रिवीजन हो जाए। बिल्कुल, पूछिए। क्वेश्चन 1, गवर्निंग काउंसिल में मैक्स ब्रोकर रिप्रेजेंटेशन कितना है? 40%। सही। क्वेश्चन 2, नवंबर 2024 के हिसाब से मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? 15 से 20 लाख। क्वेश्चन 3, प्रायोरिटी सेटलमेंट के लिए स्मॉल इन्वेस्टर्स का लिमिट क्या है? अंडर 25 lakhs। क्वेश्चन 4, क्या यूलिप सिक्योरिटीज हैं? नो, वो IRDI और इंश्योरेंस एक्ट के अंडर आते हैं। और आखिरी सवाल, TGF के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेटलमेंट गारंटी करना, मार्केट कॉन्फिडेंस इनकलकेट करना और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। परफेक्ट। इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर ध्यान दें। हाँ, बताइए। देखो, रेगुलेशन हमेशा मार्केट इनोवेशन के थोड़ा पीछे चलती है। आज हमने SCRA, सेबी और 1.5 आवर्स के एक्सटेंशन जैसे रूल्स देखे जो ह्यूमंस की स्पीड के हिसाब से बनाए गए थे। राइट। लेकिन सोचिए, जब AI ड्रिवन एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग डोमिनेंट हो जाएगी, जहां एल्गोरिदम्स मिलीसेकंड्स में कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स बनाकर एग्जीक्यूट करने लगेंगे, तब क्या होगा? वो तो एक कंप्लीटली अलग स्केल की स्पीड होगी। ना,
तब शायद P=0 पर मैनुअल ईमेल भेजना या 15 मिनट का ब्रॉडकास्ट करना आउटडेटेड हो जाए। हमारी ये ड्यूअल पिलर्स उस क्वांटम स्पीड को कैसे रेगुलेट करेंगे? क्या हमारे करंट SOPs उस इनविजिबल फ्यूचर के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस फ्यूचर शॉक पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इस डीप डाइव में इतना ही। अगले सेशन में ऐसी ही किसी इंट्रीगिंग टॉपिक के साथ वापस आएंगे।